जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त का दिन इतना खास है हमारे लिए जितना कि अपना कोई सपना होता है। दोस्तों आज के दिन हर इंसान का कोई ना कोई एक सपना जरूर है। जैसे किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा घर चाहिए। पर दोस्तों आज से लगभग 100-150 साल पहले हर इंसान का एक ही सपना था और वो सपना था आजादी। हमारे पूर्वजों का जो सपना था उस सपने को आज हम जी रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त तो हर साल आता है, फिर इसमें नया क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस दिन की वजह से हम जो नया शब्द है इसका सही से मतलब समझ पाए हैं। जैसे नया घर, नए कपड़े, नई किताबें, नई गाड़ी, नया जीवन, नई आजादी और सबसे बड़ी बात नया संविधान। चलो फिर से वो दिन याद कर ले। शहीदों के दिल में जो ज्वाला थी उसे फिर से याद कर ले, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारे पर। बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद है और आजाद रहेंगे। देश से प्यार है तो हर पल ये कहना चाहिए कि मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरा भारत देश हमेशा रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिस बात को सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। दोस्तों 15 अगस्त 2024 में हम सभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस पल पर दोस्तों मैं आपको वो दो बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। दोस्तों ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पर लगभग 200 सालों तक हुकूमत चलाई थी, जिसकी वजह से भारत को इतना खतरनाक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल करना पड़ा था। हमारा जो देश है उसकी आजादी हमसे छिन गई थी। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के एक इंसान संजीव मेहता ने $15 मिलियन में खरीद कर उस चीज का बदला लिया है। जिस भारत देश को अंग्रेजों ने लूट कर पूरा गरीब देश बना दिया था, अभी हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। जिस भारत देश की तरफ दुश्मन आंख उठा के भी नहीं देख सकता था, जो भारत देश 17वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस भारत देश की जमीन अपने उपजाऊपन से सोना उगलती थी, उस भारत देश पर अंग्रेजों ने 200 साल तक कैसे शासन किया। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों द्वारा किया गया धोखा, विश्वासघात और चापलूसी। इन चीज की वजह से भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक शासन किया था। यहाँ पर दोस्तों मुझे बाहुबली मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि तलवार के वार से भी ज्यादा खतरनाक होता है विश्वासघात। दोस्तों बात है लगभग आज से 400 साल पहले की, जब 125 लोगों की एक कंपनी जिसका नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत के सूरत बंदरगाह से अपने जहाज हेक्टर से सन 1608 में भारत में एंटर होता है। ये आते ही सबसे पहले भारत में जहांगीर से मिलता है। जहांगीर उस समय पूरे भारत का सम्राट था। विलियम हॉकिंस जहांगीर से भारत में व्यापार और ट्रेडिंग के लिए जहांगीर से इजाजत मांगता है, पर क्योंकि भारत के उस समय पुर्तगालियों से व्यापार अच्छे संबंध थे, तो इसकी वजह से जो जहांगीर है वो विलियम हॉकिंस को वहां पे ट्रेड और व्यापार करने के लिए मना कर देता है, तो जिससे विलियम हॉकिंस की दाल नहीं गलती है। विलियम हॉकिंस ब्रिटेन वापस आ जाता है। अब क्योंकि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की और ट्रेडिंग करने की अपार संभावनाएं नजर आ रही थी, तो अंग्रेज इस मौके को अपने हाथ से गवा देना बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स मतलब कि अंग्रेज एक विश्वास पात्र और टैलेंटेड इंसान को जहांगीर से मिलने के लिए भेजते हैं, जिसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो एक राजनयिक, चालाक और चापलूस किस्म का इंसान था। वो जैसे भारत में आता है, आते ही सबसे पहले जहांगीर को खूब सारे उपहार भेंट करता है और भारत के साथ ट्रेडिंग करने के और व्यापार करने के फायदे बताता है। और साथ में जहांगीर को थॉमस रो ये भी बोलता है कि जो भी हमें भारत में व्यापार करने पर जो भी हमें फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा हम साल के एंड में आपको भी देंगे। और साथ में सर थॉमस रो जहांगीर को नई तकनीक और नई उद्योगों के बारे में भी बताता है। हालांकि आज के समय तकनीकों के मामले में दूसरे देश ब्रिटेन से कहीं आगे निकल चुके हैं, पर जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी वो ब्रिटेन में सबसे पहले हुई थी। अब यहाँ पे जहांगीर को सर थॉमस रो का बात करने का तरीका और थॉमस रो की जो व्यापारिक स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो इसकी वजह से जो जहांगीर है वो थॉमस रो को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको भारत में ट्रेड और व्यापार करने की इजाजत दे देता है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका भारत को देखकर लालच बढ़ता गया, पूरे भारत में अपने पैर पसारते गई। भारत के राजा महाराजाओं को एक दूसरे से लड़वाकर अपना काम आसान करते हुए धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कंट्रोल स्थापित करने लग गई और सन 1757 तक, प्लासी के युद्ध आने तक अपना कंट्रोल लगभग स्थापित कर चुकी थी। और इस प्रकार से अपना जो भारत देश है वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस जाता है। अब इतनी ज्यादा पावर आने के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा क्रूर हो चुके थे। भारतीय कोई इंसान उनके खिलाफ आवाज ना उठाए इसके लिए वो उनको बहुत ज्यादा कड़ी सजाएं देते थे। सभी भारतीयों के लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए थे। अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए नए नए कानून लाते रहते थे जिसमें उनका खुद का स्वार्थ छिपा हुआ होता था। भारतीय लोगों को मार पीट कर, बुरी बुरी यातनाएं देकर वो भारतीय लोगों के दिल में एक डर बिठाना चाहते थे कि जिसकी वजह से कोई भी भारतीय इंसान उनके खिलाफ विद्रोह ना कर सके। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल समय में भारत के लिए आजादी लेना कितना ज्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों इस चीज का अंदाजा आप सिर्फ इतनी सी बात से लगा सकते हो कि भारतीय लोगों के लिए उस समय आजादी का मतलब हो चुका था सिर्फ खून की कीमत और एक असंभव सा सपना। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों आजादी की इस लड़ाई में और ये जितने भी आंदोलन चले थे, आगे चलकर जो आंदोलन चले थे, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं, उन सभी आंदोलनों में हजारों लोगों की जानें गई थी। Of India, Hinduism, Sikhism and Islam by leaders of all communities to re-establish peace and communal harmony. I
do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मतलब फिक्स गिनती तो उनकी नहीं की जा सकती, पर इतना फिक्स है कि उसमें हजारों लोगों की जाने गई थी उस समय। मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और भी न जाने कितने शहीद हुए थे उस समय। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि सन 1900वें सन के अंदर ही भारतीय लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इससे पहले 1857 में भी आजादी का एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो एक बड़े स्तर पर हुआ था, पर उस समय लोगों के पास सही गाइडेंस नहीं थी, एक सही लीडरशिप नहीं थी। इसकी वजह से वो स्वतंत्रता संग्राम आगे चल के फेल हो जाता है। और 1947 में भारत इसलिए आजाद हो पाता है क्योंकि उस समय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने बड़े बड़े जो नेता थे वो भारतीय लोगों की लीडरशिप कर रहे थे, उनको सही रास्ता दिखा रहे थे कि किस प्रकार से कौन सी प्लानिंग के तहत अपन अपने देश को आजाद करवा सकते हैं। आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी दोस्तों भारतीय लोगों को, उनके लिए सभी धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ा था, पूरे देश को एकजुट होना पड़ा था। वो कहावत है ना कि एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर बहुत सारे लकड़ियों का जो गट्ठर होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसी स्ट्रेटेजी पर फिर आगे चल के महात्मा गांधी ने काम किया था। और सन 1858 में जो भारत के ऊपर कंट्रोल था वो पूरी तरीके से ब्रिटेन सरकार का हो चुका था उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को हटाकर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। और इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि पूरी जो भारत को कंट्रोल करने और भारत पर रूल करने की पूरी अंग्रेजों की एक साजिश थी, एक प्लानिंग थी, जिसके द्वारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ये पूरा सीन अपने को देखने को मिलता है। अब दोस्तों सन आता है 1900वां सन, जिसमें भी जो अंग्रेज थे वो भारत को बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब 1900वां ये जो सन है और 1900 ये जो 47 है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में अपने को पता चलेगा कि किस तरीके से अपना भारत देश आजाद होता है। क्योंकि जो आजादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, उस लड़ाई की जो रफ्तार है वो इसी सालों में पकड़ी गई थी। इसमें जो 47 साल का 46 साल का जो समय था, इसी समय लोगों के सामने इतनी प्राकृतिक आपदाएं आई, इतनी बीमारियां फैली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से भूखमरी तक फैल गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जाने गई। इतने संघर्ष के बाद भी भारतीय लोग एकजुट होते हैं और आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और अपने देश को बड़ी मुश्किल से आजाद करवाते हैं अंग्रेजों के चंगुल से। अब दोस्तों इसी बीच सन 1915 में भारत में महात्मा गांधी की एंट्री होती है, जो कि साउथ अफ्रीका अपनी पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। वो भारत लौट जाते हैं। जब वो भारत लौटे थे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी है और भारतीय लोगों पर अनचाहे तरीके से नए नए नियम थोप रहे हैं। अब 1915 में भारत आते महात्मा गांधी जो है वो सभी देशवासियों को एकजुट करने में लग जाते हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो उन्होंने सन 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया भी था कि अगर अंग्रेजों को रास्ते पे लेके आना है तो हमें सबसे पहले अंग्रेजों का सहयोग करना बंद करना होगा। तो इसीलिए आगे चल के फिर एक असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें अंग्रेजों की सभी चीजों का बहिष्कार किया जाता है, अंग्रेजों का साथ छोड़ा जाता है। उस समय महात्मा गांधी के साथ और भी स्वतंत्रता सेनानी लग जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि इनके रास्ते कुछ अलग थे, पर इन सबका मकसद एक ही था कि हमें हमारे भारत देश को आजाद करवाना है। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बिना हारे बिना रुके एक के बाद एक आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया गया, जिसमें कुछ आंदोलनों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। नील विद्रोह मतलब चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन सन 1917, रोलेट सत्याग्रह आंदोलन 1919, जिस रोलेट सत्याग्रह की वजह से आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी एक बड़ी घटना घटती है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की एक मेले में जान चली जाती है। वो मैंने मेरी वीडियो में बता रखा है। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है बाद में आजादी की लड़ाई में। सबसे इंपॉर्टेंट 8 अगस्त 1942 का फाइनल भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी वजह से अंग्रेज पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी ये सभी आंदोलन चलाकर पूरे भारत देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और वही सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर रहकर भारत को आजाद करवाने की तैयारियां अपने दम पे शुरू कर रहे थे। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक आर्मी तैयार करी, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। इस आजाद हिंद फौज में महिलाएं और पुरुष दोनों की आर्मी थी, जिसमें महिलाओं की जो रेजिमेंट थी उसको झांसी की रानी रेजिमेंट करके पुकारा गया। मतलब यहाँ पे एक चीज अपन ये भी देख सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में बराबर हिस्सेदारी में महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था उस समय। इधर आजादी की इस लड़ाई में महात्मा गांधी अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाकर लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे, पर अंग्रेज भी कम नहीं थे। कितने लोगों की अंग्रेजों ने जान ली थी उस समय, कितने लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, उस समय लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाला गया, उनको मारा पीटा गया। पर लोग उस समय रुकने वाले नहीं थे, हार नहीं मानने वाले थे। बहुत मुश्किल से जाकर हमको आजादी मिलती है। और फिर इसी समय सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के साथ में ब्रिटिशर्स पर आक्रमण कर देते हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पे अंग्रेज परेशान हो चुके थे, एक महात्मा गांधी से और उधर सुभाष चंद्र बोस से। ब्रिटिशर्स से लगभग 2 से 3 महीने की लड़ाई चली थी सुभाष चंद्र बोस के साथ में, उनकी आर्मी के साथ में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी वो जीत जाती है।
जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से घुटने पे आ जाते हैं। और अंत में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है क्लीमेंट एटली, वो सितंबर 1945 को एक घोषणा करते हैं जिसमें वो ऐसा बोलते हैं कि अब भारतीय लोगों का एक अपना संविधान होगा और वो भारतीय लोगों के लिए चुनाव भी करवाएंगे। मतलब यहां से ये बात चली थी जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यही से पता लग गया था कि अब भारत आजाद होने वाला है। फिर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर 10 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जून के महीने में 1948 में भारत को आजादी दे दी जाएगी। पर कुछ दिनों बाद आजादी की ये जो डेट थी जिसमें 1948 में भारत आजाद होने वाला था, वो डेट 15 अगस्त 1947 कर दी जाती है, क्योंकि जून 1948 तक तो ब्रिटेन का भारत में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसलिए जो आजादी की डेट है उसको 15 अगस्त 1947 कर दिया जाता है। और इस प्रकार से सालों की मेहनत और हजारों लोगों की खून की कीमत के बदले हमें आजादी मिलती है और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा सा भारत देश एक आजाद और स्वतंत्र देश बन जाता है। मैं अंत में दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि आज हम सभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसको बहुत खुशी से मनाइए, क्योंकि इस दिन को हासिल करने में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। और साथ में दोस्तों हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की गरिमा को बनाए रखे। अंत में दोस्तों कुछ लाइनों के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहता हूं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता है। जय हिंद, जय भारत।